एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिराज। वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर चैप्टर को, और इस चैप्टर को लिखा है रॉबर्ट आर्थर जूनियर ने। वैसे तुम्हें क्या लग रहा है द मिडनाइट विजिटर चैप्टर के नाम से इस चैप्टर में क्या होने वाला है? आखिर आधी रात को कौन सा विजिटर आने वाला है? ओहो, तुम्हारी गंदी सोच। हर बार आधी रात को तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही थोड़ी आएंगे। और भी अच्छी अच्छी चीजें होती है यार आधी रात को, जैसे कि आधी रात को सुट्टे की दुकान खुली हुई होती है। खैर, मजाक को साइड में रखते हैं। देखो, ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में तुम्हें सीक्रेट एजेंट्स के बारे में जानने को मिलेगा। तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया के बड़े बड़े सीक्रेट एजेंट्स कैसे काम करते हैं। साथ ही साथ ये चैप्टर बहुत ज्यादा ह्यूमरस भी है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग भी मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग एजुकेशनल भैया ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में तुम्हें हर चैप्टर के स्मार्ट बोर्ड लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, और इन लेक्चर्स में मैंने तुम्हारे सारे चैप्टर्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझा रखा है। साथ ही तुम्हें कीवर्ड्स, की पॉइंट सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, इस 699 के कोर्स के साथ तुम्हें नोट्स बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर तुम्हें कोर्स के साथ नोट्स नहीं चाहिए, तुम्हें बस नोट्स चाहिए, तो तुम उसे 149 रुपीज में ले सकते हो। और देखो, इन पैसों से ना मुझे कोई फायदा नहीं होता। ये मिनिमल कॉस्ट बस ऐप के रनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेरे घर में पनीर मखनी नहीं बनती इन पैसों से। और तो और, अब तुम्हें ऐप के अंदर ना फ्री चैटबॉट देखने को मिलेगा, जिसमें तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और तुम्हें आंसर तुरंत मिल जाएगा। तुम्हें अपने डाउट्स के लिए किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, और ये चैटबॉट बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में ना 3 मेन कैरेक्टर है। देखो, मेरा नाम है ऑसिबल। मैं इस चैप्टर का पहला मेन कैरेक्टर हूँ, और मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। वैसा नहीं जैसा कि तुम मूवी में देखते हो, ठीक है? मैं थोड़ा हट के सीक्रेट एजेंट हूँ। रियल लाइफ के सीक्रेट एजेंट मूवी जैसे नहीं होते। हर सीक्रेट एजेंट हैंडसम नहीं होता, और सभी ब्लैक सूट नहीं पहनते। कुछ मेरे जैसे रेट्रो स्टाइल भी होते हैं। हाय, मैं हूँ फॉलर। मैं एक यंग और रोमांटिक राइटर हूँ जो डिटेक्टिव्स के बारे में एक बुक लिखना चाहता है, और मैं इस स्टोरी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हूँ। हाय, मैं हूँ मैक्स, इस स्टोरी का दूसरा सीक्रेट एजेंट, और मैं हूँ ऑसिबल का दुश्मन। देखो, मेरे अकॉर्डिंग ना ऑसिबल बिल्कुल भी एक अच्छे सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिख रहा होता है। हम होटल के कॉरिडोर से पार होकर ऑसिबल के रूम में जा रहे होते हैं। ऑसिबल का रूम होटल के 6th फ्लोर पर था, और उस जगह को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आज यहाँ पर कुछ रोमांटिक और एडवेंचरस होने वाला है। अब देखो, ऑब्वियसली अगर तुम किसी डिटेक्टिव के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में कैसा इमेज बनता है? तुम ये सोचते हो ना कि कोई आदमी होगा जो बिल्कुल मेन इन ब्लैक की तरह दिखता होगा, यानी कि ब्लैक सूट पैंट पहनता होगा, बहुत हैंडसम आदमी होगा, सनग्लासेस पहनता होगा, हाथ में गन रखता होगा। लेकिन ऑसिबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो ऑसिबल था ना, वो एक बहुत ही ज्यादा मोटा आदमी था, जो कि एक बहुत छोटे से रूम में रहता था, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे। और ट्रस्ट में, ऑसिबल जिस तरह की जगह पे रहता था ना, उस जगह को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यहाँ पे कोई एडवेंचर हो सकता है। जो ऑसिबल था ना, वो एक बहुत ही ज्यादा मोटा आदमी था, जिसे फ्रेंच और जर्मन दोनों ही लैंग्वेज आती थी। हाँ, उसके टोन में थोड़ा अमेरिकन एसेंट भी था। और उसके टोन में अमेरिकन एसेंट क्यों था? क्योंकि वो बोस्टन, जो कि अमेरिका में है, वहां से पेरिस आया था 20 साल पहले। ये सब सोचते सोचते मैं ऑसिबल के साथ उसके रूम की तरफ जा रहा होता हूँ। तभी जो ऑसिबल होता है ना, वो मेरी तरफ मुड़ता है और मुझसे कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। तुम्हें ये बताया गया होगा कि मैं एक बहुत अच्छा सीक्रेट एजेंट हूँ, यानी कि एक जासूस हूँ जो कि खतरों से खेलता है, और इसलिए तुम एक यंग रोमांटिक राइटर होके मेरे पास आए हो। तुमने तो ये सोचा होगा ना कि मुझसे मिलने के बाद तुम्हें बहुत सारे सीक्रेट्स और रहस्यों के बारे में पता चलेगा। तुमने तो ये तक इमेजिन कर लिया होगा कि मैं हाथ में पिस्टल लेके ड्रग्स में वाइन मिला के पी रहा हूँ। वाइन में ड्रग्स मिला के पी रहा हूँ, बात एक ही है। या फिर तुमने ये सोचा होगा कि मैं बेड पर किसी हॉट लड़की के साथ अंडर कवर काम कर रहा हूँ, है ना? लेकिन तुम एक डल इवनिंग फ्रेंच म्यूजिक सुनते हुए एक मोटे इंसान के साथ गुजारने वाले हो। और हाँ, मैं तुम्हारे एक और एक्सपेक्टेशन को चकनाचूर कर देता हूँ। तुम्हें ये भी लगता होगा ना कि मुझे हॉट और खूबसूरत लड़की आके मैसेज देती होगी, तो ऐसा नहीं है। मुझे कोई भी डार्क आइड ब्यूटी, यानी कि कोई भी खूबसूरत और हॉट लड़की आके मैसेज नहीं देती है। मुझे अपने अगले मिशन के बारे में कॉल पे पता चलता है, यानी कि मुझे अगला अपॉइंटमेंट अपने कॉल पे मिलता है। देखो मेरे यंग रोमांटिक राइटर दोस्त, असली सीक्रेट एजेंट की लाइफ कुछ ऐसी ही होती है। और ये सब बोलते बोलते जो ऑसिबल होते हैं ना, वो अपना रूम का दरवाजा खोलते हैं ताकि उनका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, यानी कि जो फॉलोअर होता है ना, वो रूम के अंदर जा सके। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारा भ्रम टूट चुका होगा, लेकिन डिसअपॉइंटेड मत हो, चिंता मत करो, क्योंकि आज इस रूम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है। और ये पेपर कोई छोटा मोटा इंपॉर्टेंट पेपर नहीं है, बल्कि इस पेपर के लिए काफी सारे लोगों ने जान तक दी है। और ये जो पेपर है ना, ये जरूर एक दिन इतिहास लिखने वाला है, हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। तो हो सकता है आज तुम्हें कुछ ड्रामा देखने को मिल जाए। और ये सब कहते कहते मैं रूम के अंदर आता हूँ, डोर को क्लोज करता हूँ और लाइट को ऑन करता हूँ। लेकिन तभी, अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबका 1 मिनट लूंगा। देखो, इस साल ना तुम सबका बोर्ड एग्जाम्स है, एंड तुम सबको पता होगा कि सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलने वाला, तुम लोग को क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। इसलिए मैं तुम सबको सजेस्ट करने वाला हूँ ओसवाल बुक्स की तरफ से आ रहे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक बुक को। इस बुक में ना 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन के आंसर सीबीएसई बोर्ड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग गिवन है।
और देखो ये बुक ना प्रॉपर रिवीजन प्लान के साथ आता है और इसलिए तुम्हें इस बुक में माइंड मैप्स और रिवीजन नोट्स देखने को मिलेंगे जो तुम्हें एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी करेगा। और तो और इस बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स देखने को मिलेंगे जो तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और हाँ, इस बुक में 50% क्वेश्चंस PYQs है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो तुम्हें समझने में हेल्प करेगा कि हर साल किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस बुक को परचेस करने के बाद तुम्हें ओसवाल के एक्सक्लूसिव 360 कोर्स और मॉक पेपर्स का भी एक्सेस मिलेगा और इस बुक का लिंक ना तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो जाके परचेस करना मत भूलना। जैसे ही लाइट ऑन होता है मेरे सामने एक आदमी छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल लेके खड़ा था जिसे देखकर मेरा जो दिल होता है ना वो जोर जोर से धड़कने लगता है। धड़क दे डिस्को। मैक्स तुम यहाँ? मुझे तो लगा था तुम बर्लिन में होगे। देखो जो मैक्स था ना वो बहुत ही ज्यादा पतला दुबला और नॉर्मल लोगों से थोड़ा लंबा दिखने वाला इंसान था और तो और उसकी जो फेस थी ना वो बिल्कुल किसी फॉक्स की तरह दिखती थी। हालांकि सच कहूँ तो मैक्स के हाथ में जो गन था ना उसे छोड़कर उसके पूरे पर्सनैलिटी में कुछ भी स्पेशल नहीं था। मैक्स बस एक पतला दुबला लंबा और फॉक्स की तरह दिखने वाला इंसान था। तुम्हें आज एक रिपोर्ट मिलने वाली है ना जो न्यू मिसाइल्स के बारे में है। मुझे लगा वो रिपोर्ट मेरे हाथ में ज्यादा सेफ रहेगा तो इसलिए मैं चला आया उस रिपोर्ट को लेने के लिए। और वैसे भी ऑसिबल मोटे तेरे हाथ में बस सैंडविच ही अच्छा लगता है। लास्ट वाला लाइन हटा देना, वो तुम्हारे बुक में नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बगल में रखे हुए आर्म चेयर पे जोर से बैठता है एकदम गुस्से में और बोलता है कि हद हो गई यार, इस बार मैं मैनेजमेंट में जरूर कंप्लेन करूंगा। ये महीने में दूसरी बार है जो मेरे रूम में कोई घुस आया है, वो भी मेरे रूम के विंडो के नीचे वाले बालकनी से। इस वक्त जो फॉलर था ना वो विंडो की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि क्या सच में इस विंडो के नीचे कोई बालकनी हो भी सकता है। बालकनी? मैं कोई बालकनी से नहीं आया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे विंडो के नीचे बालकनी है। अगर मुझे पता होता तो मैं वहीं से नहीं आता। तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी रूम की पास की लेने में कितना ज्यादा दिक्कत हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। अरे यार वो मेरी बालकनी नहीं है, वो तो सामने वाले अपार्टमेंट की बालकनी है जो मेरे विंडो के जस्ट नीचे आता है। फॉलर तुम्हें पता है हम जिस रूम में खड़े हैं ना वो पहले एक बहुत बड़े से यूनिट का हिस्सा हुआ करता था और वो आगे वाला दरवाजा दिख रहा है उस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा सा लिविंग रूम हुआ करता था और उसी लिविंग रूम से अटैच्ड एक बालकनी है जो मेरे विंडो के जस्ट नीचे आता है। वहाँ से कोई भी 2 दरवाजे आगे वाली खाली रूम से चढ़ सकता है और पिछले महीने भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कोई उस बालकनी से मेरे रूम में घुस आया था और मैंने इस बारे में पिछले महीने भी कंप्लेंट किया था। होटल वालों ने कहा था कि वो कोई एक्शन लेंगे लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इसके बाद जो मैक्स होता है ना वो फॉलर की तरफ गन पॉइंट करता है और हाथों को वेव करते हुए कहता है कि बैठ जाओ, वैसे भी अभी हमें थोड़ा वेट करना है, रिपोर्ट तो आधे घंटे बाद आने वाली है ना। ओहो मैक्स, तुम अभी भी टाइम के कमजोर हो। आधा घंटा नहीं बल्कि 31 मिनट बाकी है क्योंकि अपॉइंटमेंट 12:30 की थी, समझा चूती। वैसे काश मुझे पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, और हाँ काश मुझे भी पता होता कि तुम्हारे हाथ ये रिपोर्ट कैसे लगी। खैर कोई बात नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। आज रात में तुमसे रिपोर्ट लूंगा और यहाँ से चलता बनूंगा। तभी उस रूम के मेन गेट पर नॉकिंग का आवाज आने लगता है। हाँ व्हाट इज दैट? दरवाजे पे कौन है? ऑब्वियसली पुलिस है मैक्स, तुम्हें क्या लगा मैंने इतने इंपॉर्टेंट पेपर के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया होगा? मैंने तो पुलिस को ऑलरेडी बोल कर रखा था कि वो बार बार मेरे रूम में आकर चेक करते रहे। आखिर इतना इंपॉर्टेंट पेपर जो आने वाला है जिसके लिए इतने सारे लोग तक मारे जा चुके हैं। इस पॉइंट पे जो मैक्स होता है ना वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जो नॉकिंग का आवाज था ना वो और भी ज्यादा तेज होने लगता है और फिर अचानक से गेट के उस पार से आवाज आता है, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। इस मोमेंट पर जो मैक्स होता है ना वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। मैक्स ये सब सोच ही रहा होता है कि वो जो नॉकिंग का आवाज होता है ना वो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है और फिर अचानक से डोर के उस पार से आवाज आता है, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। वैसे देखो अगर मैंने इस डोर का जवाब नहीं दिया ना मैक्स तो पुलिस सीधा दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाएगी और उन्हें तुम्हें शूट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इस वक्त जो मैक्स था ना वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम दोनों का बालकनी में वेट करूंगा और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसे वहीं से गोली मार दूंगा। चुपचाप जल्दी से पुलिस को रफा दफा करो, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। मेरी गन की नजर तुम दोनों के ऊपर ही है, इसलिए पुलिस को चुपचाप यहाँ से रफा दफा करो, तब तक मैं वेट करता हूँ। जो नॉकिंग था वो बढ़ते ही जा रहा था, इसलिए मैक्स ने अपने गन को फॉलर और ऑसिबल दोनों के बीच में पॉइंट करके रखा था। मैक्स का पूरा ध्यान ऑसिबल और फॉलर पे था, इसलिए वो गन को राइट हैंड में पकड़ता है और अपने लेफ्ट हैंड की मदद से खिड़की के ऊपर से निकलने की कोशिश करता है। वो अपनी लेफ्ट हैंड की मदद से अपने पैरों को स्विंग करता है और खिड़की के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर क्या होना था, वो जैसे ही वहाँ खिड़की के ऊपर चढ़ता है ना वो तुरंत पीछे कूद जाता है बिना नीचे देखे। इसके तुरंत बाद एक बहुत जोर से चीख सुनाई देती है और ये चीख किसी और की नहीं थी बल्कि ये चीख मैक्स की थी। और फिर दरवाजे से एक वेटर अंदर आता है। उस वेटर के हाथ में एक बॉटल जो दिल दिल से वाइन का बॉटल होगा और 2 ग्लास था। और फिर वो वेटर कहता है, हियर इज योर ड्रिंक दैट यू ऑर्डर्ड। और फिर ये कहते हुए वो वेटर वहां से चला जाता है। लेकिन पुलिस कहाँ है?
मुझे तो पहले से पता था कि गेट के बाहर कोई पुलिस नहीं है। गेट के बाहर तो मेरा वेटर हेनरी खड़ा था। हाँ, लेकिन उस बालकनी में जो इंसान है उसका क्या? वो वापस नहीं आएगा माय यंग फ्रेंड, क्योंकि वहां पर तो कोई बालकनी है ही नहीं।